हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, अब हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 जो हम कर रहे थे, चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल क्या पढ़ा था। कल हमने क्या देखा था कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर उसके पार्टिकल्स हैं। पहले के फिलोसोफर्स ने क्या बताया था कि 5 तत्व होते हैं और आज के टाइम पे साइंटिस्ट ने इसको किस तरीके से 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है मैटर को, ठीक है, जिसको हम तत्व कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका केमिकल नेचर, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि पार्टिकल्स के क्या होते हैं कि उनके बीच में कुछ स्पेस होता है तभी वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते और जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है वो उतने ही ज़्यादा फास्टली मूव करते रहते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग वाटर का एग्जांपल लिया था कि पानी उबलता है तो जितना ज़्यादा वो गर्म होता जाता है उतना ज़्यादा हमें पानी उछलता हुआ और दिखता है। तो क्या है, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो और फास्ट हो जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में। उसके बाद पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो उधर ही रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंडिंग रहते हैं और वो फोर्स डिपेंड करता है अपॉन वन मैटर टू अनदर। एक दूसरे के ऊपर उसकी क्या स्ट्रेंथ है फोर्स की बाइंड करने की, वो उस पर डिपेंड करती है।
उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था कि क्या क्या स्टेट्स होती है। इसमें हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। सॉलिड स्टेट क्या होती है? जिसको हम जिसकी शेप चेंज नहीं होती, रिजिड होती है, ठीक है, उसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंसेस वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं होता। फिर हमने लिक्विड स्टेट देखी थी। लिक्विड स्टेट क्या होती है? जो फ्लो हो जाती है, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, उसकी सिर्फ वॉल्यूम होती है, वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है, इसलिए हम उसको फ्लूइड कहते हैं। और सॉलिड के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी लूजली स्पेस्ड होती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है। सॉलिड को भी हम लिक्विड में डाल सकते हैं, गैशियस को भी लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था फिर गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है, कि हम एक जैसे छोटे से ही सिलेंडर में हम बहुत सारी गैस भर सकते हैं क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज़्यादा हम उसको दबा सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। और वो बहुत जल्दी से, जैसे कि हमने खाने की बात की थी, मैगी की बात की थी हमने, तो वो बहुत जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती है, वो हवा में मिलके बहुत जल्दी फैल जाती है, ठीक है। तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास में अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे आज। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वही पॉइंट है, अभी ये थोड़ा सा रिपीटेड ही दिया हुआ है कि हमने उसमें पढ़ लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस जो हमने अलग अलग पढ़ा है, हमने उसमें ये चीज़ देख ली क्या है कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, क्या वो अपनी स्टेट को बदल सकता है, अपनी जो अवस्था बदल सकता है, मतलब कि अगर वो सॉलिड में है तो क्या वो लिक्विड बन सकता है? बन सकता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए एक आइस है, आइस क्यूब है, वो क्या है? वो सॉलिड है, लेकिन अगर हम उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देंगे तो उसका पानी नहीं बन जाएगा, तो वो सॉलिड टू लिक्विड क्या हो गई? आइस क्यूब अब क्या बन गई? वाटर बन गई है, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। या फिर हम बात करें, अगर पानी है, अगर हम पानी को गर्म करने लग जाते हैं, उबाल देते हैं, तो उसमें पानी क्या होता है? जितना ज़्यादा हम उस पानी को उबालेंगे उतना ज़्यादा वो कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भाप बन के गैस बन जाता है, उड़ जाता है, वो हवा में फैल जाता है, भाप बन के वो उड़ जाता है, तो वो लिक्विड से क्या बन गया? इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में आ गया। तो इस तरीके से हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? यस, ठीक है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर, अगर हम पानी की बात करें तो वो 3 स्टेट्स में है, वही जो भी मैंने आपको बताया। सॉलिड आइस की फॉर्म में है, कि सॉलिड हमें देखने को मिलता है आइस, ठीक है। लिक्विड एज अ फेमिलियर वाटर, जो हम पानी के उस पर जानते हैं तो हम उसको जानते हैं। और गैस एज वाटर वेपर, ठीक है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, कि जब ये स्टेट चेंज होती है, जैसे कि अगर आइस से हम पानी बना रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी चेंजेस होते हैं या क्या ऐसा होता है कि उसकी जब स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, क्या हमें उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कि ये जो चेंज होता है, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट। हमें अब इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है कि ये किस तरीके से चेंज होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती है, वो हैपनिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर, जो तापमान है, अगर उसमें बदलाव आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ये तो हमने किया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उस हिसाब से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है पार्टिकल्स की, और उनके अंदर, अब एक छोटे से उससे देखिए कि अगर एक पर्सन है, जैसे एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज की ऐड आती है, तो उसमें क्या है कि एक पर्सन थक गया है और उसने ग्लूकॉन डी पिया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो दौड़ने लग गया। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स के पास, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलने लग जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है, तो वो और तेज़ी से भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। वही पॉइंट है
कि टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमने पानी का देखा था कि अगर पानी उबल रहा है तो। नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स क्या होता है कि अब एनर्जी जब बढ़ रही है तो हमारे अंदर हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो हम बहुत फुर्ती से हम काम कर रहे हैं, एक्टिवनेस हमारे अंदर आ गई है जैसे कि। ठीक है, एक्टिवनेस आई है तो हम भाग भाग के काम कर रहे हैं। तो वही क्या हो रहा है कि अगर पार्टिकल्स की जैसे जैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो बहुत फास्टली मूव करने लग जाते हैं। अब जब वो फास्टली मूव करते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो वो मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है एट अ पॉइंट कि वो जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे कि हम जब अगर पानी को उबालने के लिए रखते हैं गैस पे, ठीक है, स्टोव पे, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी उबल रहा है, थोड़ा 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 उबलना शुरू हुआ, उसमें हमें पार्टिकल्स तो मूव करते हुए दिखते हैं, वो स्टिल नहीं रहता, वो मूव कर रहे हैं। जितना ज़्यादा उबाल आता जाता है, जितना ज़्यादा हम देर तक रखेंगे उसको, वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, और एक टाइम पे आके ना उसमें ना आवाज़ आने लग जाती है। वो जो हमारा कहे कि बर्तन होता है जिसमें हम उबाल रहे हैं पानी को, वो वाइब्रेट करने लग जाता है, उसमें आवाज़ आ रही होती है। वो क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर राइज होने की वजह से ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं कि अब वो वाइब्रेटिंग मोड पे आ गया है। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कि अब ये जो पानी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को, एनर्जी जो आती है वो एनर्जी इतनी ज़्यादा उनके अंदर आ जाती है कि वो इतना फास्टली मूव करते हैं कि जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, कि जो हमने बात की थी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उस फोर्स को भी ओवरकम करके एक मतलब भागने लग जाते हैं। वो पार्टिकल्स मूव करते हैं इतने फास्टली कि वो फोर्स को भी तोड़ देते हैं वहां पे। ठीक है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। कि अब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो फोर्स है, वो फोर्स की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जिस पोजीशन पे वो हैं वो मेनली उसी पोजीशन पे वो बेशक से मूव करते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अपनी ही पोजीशन पे मूव करते रहते हैं। लेकिन टेम्परेचर राइज होने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से जब एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो वो उस फोर्स को भी तोड़ देते हैं, तो वो फ्रीली अपनी जगह छोड़ के वो फ्रीली कहीं पे भी घूमने लग जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है। क्यों? कोई भी कहीं भी घूम रहा है तो वो भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, जो कंटेनर है उससे भी टकरा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत जल्दी 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 मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। कि उसके बाद क्या होता है कि जब हीट ज़्यादा हो जाती है और पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, तो एक लेवल पे ऐसी स्टेज आ जाती है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आइस की हमने बात की थी कि आइस है, तो आइस क्या होएगी? जब तक वो फ्रीजर में है तब तक तो वो क्या है, वो बिल्कुल हार्ड होगी आइस। ठीक है, एक सॉलिड है। अगर हम उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर उसको मिल रहा है उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, मतलब कि उस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, वो हीट से एक्सपोज हो जाएगी ना, क्योंकि बाहर तो गर्मी होगी। जो हम फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देंगे तो वो धीरे 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 क्या होंगे, उसके पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे, और वो पार्टिकल्स मूव करते 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 क्या होएगा, वो एक अलग 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 भागने लग जाएंगे बिल्कुल फास्टली। वो भागने की वजह से क्या होगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और पानी उसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक ऐसी फिर स्टेज आ जाती है कि जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। कि एक जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कि वो सॉलिड मेल्ट होगा, ठीक है,
लिक्विड बनने के लिए, जैसे कि हमने आइस क्यूब का ही एग्जाम्पल लिया है, बर्फ़ का, तो ऐसा क्या मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कि अगर उस टेम्परेचर में अगर हम उस आइस क्यूब को रखेंगे तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके वो आइस क्यूब पिघलने लग जाएगी और पिघल के वो क्या बन जाएगी, लिक्विड की फॉर्म ले लेगी। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, कि ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है कि इस पॉइंट पे अगर आएगी तो फिर बर्फ क्या होएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे आके, कम से कम इस पॉइंट पे तो आनी ही चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। कि अब ये जो प्रोसेस है मेल्ट होने का, कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, पिघल के वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कि अगर हम बोले कि आइस टू वाटर का जो चेंज है, ये इस चेंज को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, कि फ्यूजन हुआ है जिसकी वजह से वो स्टेट ही ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब एक वो सॉलिड था, ठीक है, तब तो उसका टेम्परेचर, अब जैसे जब बर्फ थी तो बर्फ क्या होता है, अगर हम बर्फ को हाथ में लेंगे वो बहुत ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर क्या है, काफ़ी कम है। लेकिन अब जब हमने उसको एक फ्रीज़र से निकाल के हमने अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में उसको रख दिया, तो अब वो क्या होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, धीरे 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 बढ़ेगा, तो वो मेल्ट हो जाएगी। जब वो मेल्ट हो जाएगी पूरी, उस टाइम पे क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल जो हमारा आसपास का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग होगा, कि वो टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन फिर वो हीट गई कहाँ। ठीक है, कि जो सॉलिड मेल्ट हो चुका है उसका टेम्परेचर तो सेम ही है, अब वो हीट कहाँ पे जाती है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melts। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे अब आइस क्यूब उस नॉर्मल टेम्परेचर में आके पिघलनी शुरू हो जाती है, लेकिन डिफरेंस ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक आइस क्यूब को जब मेल्ट होती है तो वो लिक्विड बन गई, पानी बन गया उसका, और एक जो नॉर्मल पानी हमारे पास होता है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल पानी है और वो जो पानी क्या हुआ है, आइस क्यूब का पानी बन गया, लिक्विड बना है, उसके टेम्परेचर में और एक नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर में फिर भी वही काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जो बर्फ़ का पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है, तब भी बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर तो वही है उसका, लेकिन वो फिर भी वो हीट कहाँ गई जिससे कि वो चेंज हुआ है, उसका टेम्परेचर तो नहीं चेंज हुआ। तो उसकी बात की जा रही है कि वो कैसे, कि जब हम कोई भी मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर कोई चीज़ पिघल रही है जैसे, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, बेशक से वो मेल्टिंग पॉइंट पे भी पहुंच गया है, वो मेल्ट हो चुका है, पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, वो पानी बन गया, लेकिन तब भी उसका टेम्परेचर सेम है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो वो किस लिए है, दिस हैपन्स इवन दो वी कॉन्टिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कॉन्टिन्यू टू सप्लाई हीट। कि ये तब भी होगा अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो हम अगर उसको वैसे हीट भी करते हैं ना एक बीकर में डाल के, तब भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब तब भी वो एकदम गर्म नहीं होता, वो कंपैरेटिवली क्या होता है, उसका टेम्परेचर वही सेम ही रहता है जो उसको पिघलाने से पहले था। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो हीट है, अब क्या है कि जो वो मैटर है जैसे आइस है, वो मेल्ट हो रही है, मेल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी वजह से वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर, जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, ठंडा है वो बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है, जबकि टेम्परेचर तो नॉर्मली ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पिघला है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है,
तो वो हीट उसको उस स्टेट को चेंज करने में हीट यूज अप हो जाती है। ठीक है, कि जो आइस को पानी बनाने में जो हीट लगी है टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से ही तो वो मेल्ट हुई है, तो वो हीट उसको चेंज करने में लग जाती है बजाय कि उस मैटर का खुद का टेम्परेचर चेंज करने पे, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, तो उसको ओवरकम करना है, उसको तोड़ना है, तो उसमें क्या होती है कि वो पूरी की पूरी मेहनत वहां लग जाती है उसको कन्वर्ट करने में। सिर्फ कन्वर्ट हुआ है वो, उसी में हीट यूज अप हो गई बजाय कि उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, इसीलिए उसका टेम्परेचर सेम रहता है कि बर्फ पिघलने के बाद भी बर्फ का पानी ठंडा ही होता है, तभी तो हम कहते हैं बर्फ का पानी है ये बहुत ठंडा है, चिल्ड है। ठीक है, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। कि अब क्या हो रहा है, जो ये हीट एनर्जी थी कि जो टेम्परेचर ज़्यादा था जिसकी वजह से ये स्टेट जो है चेंज हुई है, सॉलिड टू लिक्विड में वो कन्वर्ट हुई, तो उसकी वजह से अब वो तो हमें पता है कि ये हीट की वजह से ही हुआ है, जो आइस से पानी बना वो गर्मास की वजह से ही बना है, कि वो हीट थी बहुत ज़्यादा, हीट होने की वजह से। लेकिन फिर भी उस वाटर का तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वो तो अभी भी ठंडा ही है, उसका टेम्परेचर तो राइज नहीं हुआ, तो वो हीट कहाँ गई? तो उसको हम कह देते हैं कि वो जो हीट है जिसकी वजह से वो मेल्ट हुआ है, वो हीट छुपी हुई है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। ठीक है, छुपी हुई गर्माहट है वो, जिसकी वजह से वो स्टेट तो चेंज हो गई है, लेकिन उस चेंज की वजह से क्या हुआ है, उस मैटर का ऑल टुगेदर टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। कि जितनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, मतलब जितनी ज़्यादा गर्माहट की ज़रूरत है हीट एनर्जी की, किसके लिए? 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, मतलब 1 किलो का अगर सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आके उसको मेल्ट करने के लिए, बेसिकली कि अगर मान लीजिए आइस को, अगर मुझे क्या करना है, 1 किलो आइस को पानी में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आके, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये गाइस कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन या ये टर्म्स हैं, इनको बस थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव है कि अपने पास रखिएगा। बेशक से अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार के लिए नोट प्रिपेयर कर लेना, ताकि थोड़ा सा माइंड में रहे ये चीज़ें। सो वाटर इज एट 00 सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। कि जो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू आइस। अगर उसी टेम्परेचर पे हम आइस की बात करें, बर्फ़ की, तो मतलब कि सॉलिड स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है बजाय कि कंपैरेटिवली टू लिक्विड स्टेट पे। ठीक है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। वही चीज़ है कि टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा उस पर लगती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके क्या होता है कि एक पॉइंट पे, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सैचुरेशन पॉइंट है, कि मतलब एक्सटेंट है, ये बिल्कुल टॉप पे आ गया, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे पार्टिकल्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो जो हमने बात की थी वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रखी है कि पार्टिकल्स को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनको एनर्जी मिलती जाती है, एनर्जी मिलती है तो वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी तोड़ देते हैं।
ठीक है, तो वो कहीं पे भी घूमने शुरू कर देते हैं, कहीं पे भी वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, उसको फ्री कर देते हैं बिल्कुल। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये सेम एग्जांपल उसी के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि पानी को बॉईल करने के लिए रखा, पानी को उबालने के लिए रखा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वो पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ रही है। एक पॉइंट पे क्या होता है कि हमें वो वाइब्रेशन देखने को मिलती है हमारे कंटेनर में, ठीक है, और फिर वो क्या होता है कि हमें वो भाप निकलती हुई देखने को मिलती है ना उसमें से। वो भाप क्या है कि वो पानी, वो जो लिक्विड है पानी का क्या बन रहा है, भाप बन रही है, वाटर वेपर बन के वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि अब लिक्विड जब उबलना, बॉईल होना शुरू हो जाता है एक टेम्परेचर पे आके, ठीक है, कि उसी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होता है उसको हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको किससे याद करना है, सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल से याद करना है आपको। कि सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में, कि एक बर्फ को अगर हमें किस पे, पानी में कन्वर्ट करना है, बर्फ को क्या करेंगे, वो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी ना, मेल्ट होएगी, तो वो किस पे होएगी, मेल्टिंग पॉइंट पे। और अगर हम लिक्विड से हमें गैस बनानी है, वाटर वेपर बनाना है, तो क्या है, पानी को अगर हम उबाल लेंगे तब वो वाटर वेपर बन के उड़ेगा। तो क्या करना है, वो किस पे होगा, लिक्विड टू गैस किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं उनको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। किसके लिए वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 373 केल्विन होना चाहिए। कि इस पॉइंट पे आने के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमने देखा था ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, कि जिसमें जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। लेकिन वो हीट हमें दिखाई तो नहीं दे रही, मतलब कि वो छुपी हुई हीट है जिसकी वजह से हमें यह फ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, वो तो थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सिमिलरली हम बता सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें कि मतलब वेपर बन रहे हैं कैसे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाके। ठीक है, लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, और हीट लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रही एज सच की भाई कितनी ज्यादा हीट लग रही है, किस तरीके से लग रही है। तो वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature। कि हमने देखा था ना कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, कि जैसे आइस है, तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो आइस के पार्टिकल से वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लिक्विड से गैस के पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कि वाटर से वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये किस लिए है, क्योंकि जब स्टीम होती है या हम अगर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब, मतलब जो वेपर बन के उड़ रहा है, वेपर बन रहे हैं जिनके, तो उसमें वो ज़्यादा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उसमें पार्टिकल्स हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। कि हम टेम्परेचर को बदल के क्या कर सकते हैं, हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे, हीट से एक्सपोज करेंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट से एक्सपोज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। वही है कि अगर हम हीट अप्लाई करेंगे उस पर,
तो क्या होगा, वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू गैस चेंज हो जाएगा. बट देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. लेकिन कुछ कुछ हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं मैटर जिनको हम डायरेक्टली, मतलब ये प्रोसीजर फॉलो करने की बजाय कि हम पहले सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे हैं फिर लिक्विड टू गैस चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम सॉलिड टू गैसियस स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस कर सकते हैं हम. ठीक है, A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. कि अगर हमने क्या करा, हम कहते हैं ना कि बीच में से अगर हम मिडलमैन को हटा दें, ठीक है, मिडलमैन को हटा दिया हमने, डायरेक्ट कांटेक्ट करा कस्टमर के साथ, तो वही है कि सॉलिड लिक्विड गैस है, हमने बीच में से लिक्विड को हटा दिया, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है, और डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. कि अगर हम अब उल्टा प्रोसेस चला रहे हैं, मतलब कि जैसे कस्टमर है, कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो मिडलमैन को बताने की बजाय डायरेक्टली किसको बताई जा रही है, प्रोड्यूसर को बताई जा रही है कि भाई तुम्हारे में ये प्रॉब्लम, मतलब कस्टमर क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है. ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से सिटीजन या कस्टमर बात कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता पा रहा है. तो वो क्या, वही क्या चीज़ है कि अगर हम डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करें, बीच में से लिक्विड को हमने हटा दिया, डायरेक्ट गैस टू सॉलिड अगर हम करेंगे तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन. ठीक है, तो ये तो था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है. आया समझ में. अब इसका क्रक्स तो बेसिकली कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. टेम्परेचर पे अगर हम एक्सपोज करते हैं तो सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सब्लिमेशन प्रोसेस है जिससे डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो सकता है, और डिपोजिशन प्रोसेस है जिससे डायरेक्टली हम गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम टेम्परेचर की वजह से हम चेंज कर सकते हैं मैटर की स्टेट को. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, कि अगर प्रेशर में चेंज आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मैटर की स्टेट पे. We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent matters. कि जो हमें स्टेट की जो मैटर की जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके अंदर हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ फर्क होता है, उनके डिस्टेंस में फर्क होता है कहीं ना कहीं. ठीक है, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. कि अगर हम उस पर प्रेशर लगाने लग जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा फिर उससे. विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर. कि अगर हम क्या करेंगे, उस पर प्रेशर लगाने लग जाएंगे तो क्या पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे, एक दूसरे के आसपास आएंगे. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अब क्या लगता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे किसी मैटर पे, अगर हम प्रेशर इम्पोज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा, तो उससे क्या मैटर की स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. मतलब हमने क्या देखा है, अगर लिक्विड है, लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो सकता है अगर हम टेम्परेचर के कांटेक्ट में उसको लेकर आए तो. और प्रेशर लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. मतलब बेसिकली क्या है, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो लिक्विड से गैस बन जाता है, लेकिन वर्स रिवर्स भी तो होगा कि अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, अब क्या चीज़ होती है, देखो, जब आप पानी को बॉईल करने रख रहे हैं, ठीक है, पानी उबल गया, अब आप उसके अंदर उसके ऊपर उसको कवर कर दो, एक लिड से कवर कर दो उस कंटेनर को जिसमें आपने पानी बॉईल करने के लिए रखा है. अब पानी बॉईल हो चुका है, बॉईल होने के बाद आपने गैस बंद कर दी, उसके आप 1 घंटे बाद देखेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा इतने थोड़ा. तो आप जब उसकी वो लिड हटाएंगे तो वो लिड पे जो पहले की वेपर उस पर भाप होगी, अब वो वापस से पानी बन चुकी होगी. क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम आता है वो गैस वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है.
तो अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर हमें उस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जब हम सुनते हैं या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे माइंड में गैस ही आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। लेकिन क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो कि हाई प्रेशर के अंडर स्टोर की जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। कि उसमें अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई गैस। इसीलिए उसको ड्राई आइस भी कहते हैं क्योंकि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a solid, whether it will be solid, liquid or gas। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं और प्रेशर से भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई कि स्टेट चेंज करने की बात। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। अब ये बहुत ईजी है, इवेपोरेशन हम सभी जानते हैं क्या होता है। अब इसको फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमेशा, अब हमने बात की कि उस पर टेम्परेचर अप्लाई होगा, मतलब टेम्परेचर का फर्क आएगा, चेंज होगा, या फिर प्रेशर का चेंज होगा तो हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये हमेशा ज़रूरी है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? कि अब ऐसा कोई एग्जाम्पल कि हमें अभी तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने से वो वाटर वेपर बन रहा है, लेकिन हम उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाए बिना ही लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर पाए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। कि मतलब उसको अगर हम ना भी उबालने के लिए रखें वो तो हमें दिखता है, लेकिन अगर हमने नॉर्मली भी पानी रखा हुआ है, उसको ढका हुआ नहीं हुआ, हमने अनकवर्ड ही रखा हुआ है पानी, तो वो धीरे 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 थोड़ा 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 करके वो वेपर में ही चेंज होता रहता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप। अब जो गीले कपड़े हम उनको सुखाते हैं ना, हम उनको डालते हैं, क्या हम उनको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आ रहे, लेकिन उनका पानी तो इवेपोरेट हो रहा है ना, वो सूख जाता है, उनका पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। वट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स? अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर कहाँ जा रहा है? वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जा रहा है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये तो हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे वो थोड़ा स्लोली मूव करें, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कि टेम्परेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है हर पार्टिकल की। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट अ सर्फेस हैविंग हायर kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। कि लिक्विड्स के केस में अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी, मतलब कि उसके पार्टिकल्स क्योंकि स्ट्रांग होते हैं तो उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है ना, अगर टेम्परेचर आ गया है, राइज हुआ है, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो उसी से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि अगर हम किसी लिक्विड को चेंज कर रहे हैं वाटर वेपर में बिना उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आए, उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। वही जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि अगर हमने कपड़े गीले हैं, वो गीले कपड़े अगर हम डाल देंगे, हम सुखाने के लिए डालते हैं ना गीले कपड़े, तो क्या है, हमने क्या उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आए? नहीं लेके आए, वो सूख जाते क्योंकि वो वाटर क्या हो जाता है? उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स क्या हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल है कि गीला कपड़ा है, गीले कपड़े को हम क्या करते हैं? एक तो हम उसको दबोच के एक जगह पे रख दें, और एक हम उसको फैला के, जब हम गीला कपड़ा होता है तो हम उसको फैला देते हैं ना, कि किसी जैसे
वायर होती है, हम उस पर फैला के डाल देते हैं। हम फैला के क्यों डालते हैं? ताकि हर जगह से, हर एक एरिया से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाए और वो जल्दी सूख जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से फर्क पड़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे कि अगर धूप होती है, हम कहते हैं ना कि अरे आज तो धूप नहीं निकली, आज तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि धूप होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस पर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो टेम्परेचर पड़ने की वजह से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो जल्दी मूव करने लग जाते हैं, तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, ड्राई अप होके इवेपोरेट हो जाता है पानी। ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हवा के अंदर ही, एयर के अंदर ही वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हवा के अंदर ही वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो वो हवा क्या होगी, हवा खुद ही थोड़ी सी गीली गीली शुष्क होगी हवा, मतलब कि थोड़ी सी शुष्क नहीं, थोड़ी सी गीली गीली सी होगी हवा, वेट एयर होगी, क्योंकि उसमें खुद वाटर वेपर है, तो वो जल्दी से कपड़े को सूखने ही नहीं देगी, क्योंकि वो एयर की वजह से क्या होगी, उसके ऊपर वो वाटर वेपर टकराता रहेगा तो वो गीला कर देगा। तो वो जो एयर है वो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नहीं ले पाएगी जितना कि वो कपड़ा जो उस क्लॉथ में से अगर इवेपोरेट हो रहा है पानी, तो वो इतना ज़्यादा वो हमारी एयर कैरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। तो अगर वाटर वेपर होगा तो वो कम अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन कैरी कर पाएगी वाटर वेपर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस कपड़े को सूखने में या इवेपोरेट होने में, पूरा का पूरा पानी। ठीक है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब हम कहते हैं ना कि हवा चल रही है, हवा चलने का मतलब क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है कि जो वाटर वेपर का, जो अभी हमने पढ़ा कि एयर की एक कैपेसिटी होती है, अब हवा चलने की वजह से जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हुए चले जाएंगे स्पीडली, क्योंकि हवा चल रही है तेज, तो वो मूव करते चले जाएंगे, तो एयर के अंदर वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और जल्दी से जल्दी वो कपड़ा हमारा सूख जाएगा, क्योंकि वो वाटर वेपर बन के एयर उसको सोख लेगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट होती है। अब क्या इवेपोरेशन ठंडा करती है, कूलिंग मतलब किस तरीके से कॉज करती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, वही जो हमने बताया था कि अगर पानी को अनकवर्ड रख देंगे तो वो स्लोली स्लोली क्या करने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, वेपर बन जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, अब जो पानी है अनकवर्ड है तो वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेता जाता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से उसके पास एनर्जी आ जाती है। वो इवेपोरेशन जो हो रहा है उससे भी, मतलब वो एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेता रहता है और उससे इवेपोरेशन होती रहती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, इससे क्या हो जाता है, ये जो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं, इससे हमारी सराउंडिंग्स कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। वट हैपन्स when you pour some acetone or nail polish remover on your palm, the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. अब अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर को अगर मान लीजिए अपने हाथ पे रखते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं उस नेल पॉलिश रिमूवर के, वो अपने आसपास से, हमारे पाम से, हमारे हथेली पे से या हमारे आसपास से वो एनर्जी लेते हैं। एनर्जी लेके वो क्या करता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारे हाथ पे क्या ठंडक महसूस होती है ना एकदम। तो वही चीज़ है, क्योंकि वो एनर्जी लेके वो क्या कर रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेट होने में क्या हो रही है, वो जो हीट है वो तो इवेपोरेशन में निकल गई, तो पीछे क्या बच जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वो थोड़ी सी ठंडक रह जाती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल दी हॉट सरफेस, कि अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट सनी डे होता है, तो हम बाद में क्या करते हैं, उस पर पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने की वजह से क्या होता है कि जो उसमें हमारी, मान लीजिए जो टेरेस है उस पर हमने पानी का छिड़काव किया, पानी छिड़का, तो जो उस टेरेस पे लेटेंट हीट है, जो कहते हैं ना कि छत तप रही है, बिल्कुल ज़मीन तप रही है, हमसे पैर भी नहीं रखा जाता, ठीक है, विदाउट स्लीपर्स, तो वो क्या होता है, वो लेटेंट हीट है, वो वेपर बन के उड़ जाती है और हमारी छत क्या हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है। राइट। अब हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? सिंपल सा चीज़ है कि वी ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, कि हम क्या करते हैं, पर्सपायर बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें पसीना आता है, हम है ना कि जब पसीना आता है तो पसीना आके हमारी वो एनर्जी जो ली है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो इवेपोरेट होके क्या किसकी फॉर्म में निकलती है, पसीने की फॉर्म में, और फिर हमें ठंडा ठंडा महसूस होने लग जाता है।
We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. वही चीज़ है कि वो वेपर में चेंज हो जाती है, जैसे वो स्वेटिंग बन के बाहर निकल जाती है. The heat energy equal to the latent energy of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. क्या वो वेपर बन के उड़ जाती है फिर तो, या फिर वो स्वेटिंग बन के हमारी निकल गई हीट एनर्जी तो हमारी बॉडी फिर कूल महसूस करती है. तो कॉटन जो है बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन. अब कॉटन बहुत जल्दी एक अच्छा एब्जॉर्बर है जो वाटर को बहुत अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो हमारे स्वेट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में इजीली इवेपोरेट हो जाता है, करने में हेल्प करता है. तो इसीलिए हमें ठंडा महसूस होता है, तो इसीलिए हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं समर्स में. अब वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. अब एक अगर बिल्कुल चिल्ड पानी होता है ना बर्फ का, उसके हमें बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स, ग्लास के भारी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. क्यों? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. Soon we will see water droplets on the ice or outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेपर, अब एयर में थोड़ा बहुत तो वाटर वेपर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते ही हैं, तो वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जब वो उस ग्लास के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो वो बहुत चिल्ड पानी है उसमें आइस वाला आइस वाटर है, तो उस ग्लास के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लूज करनी शुरू कर देते हैं. सिंपल सा फिनोमेना है कि टेम्परेचर राइज होता है, तो हमने क्या कहा था, टेम्परेचर राइज होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है उसकी पार्टिकल्स की, और जब टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करने लग जाता है. ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लूज करके वो गैस से कौन से में, वाटर वेपर गैसियस स्टेट में है, तो एनर्जी लूज करके वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. लिक्विड स्टेट में आके वो क्या हो जाता है कि वो उस ग्लास के या टम्बलर के बाहर हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1 ऑफ साइंस. आई होप गाइज आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरी क्लैरिटी, वैसे तो सिंपल सा ही चैप्टर है लेकिन बहुत बेसिक फिनोमेना, बेसिक चीज़ें हैं. तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक भी कुछ है, अगर कोई सजेशंस है तो उनको भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.